Hello everyone, welcome back to Lucid Study. We are continuing with Public Administration Paper 2 और आज हम लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश रूल 1947 में ख़त्म हो गया, लेकिन उनके बनाए हुए कई इंस्टीट्यूशंस आज भी इंडिया की गवर्नेंस का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सिस्टम और इलेक्शंस जैसे फीचर्स ब्रिटिश पीरियड की देन है। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखनी कि ब्रिटिश लेगेसी सिर्फ पॉजिटिव नहीं थी। उन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल सिस्टम दिया, साथ ही सेंट्रलाइजेशन, रेड टेपिज्म और कॉलोनियल माइंडसेट जैसी प्रॉब्लम्स भी छोड़ी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे शेप किया और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव लेगेसीज क्या है। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश लोग लगभग 200 साल तक इंडिया पर रूल करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, लॉज और सिस्टम्स बनाए जो आज भी भारत की गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि ब्रिटिश ने ये सिस्टम्स इंडिया की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाए थे। लेकिन जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो उनमें से कई इंस्टीट्यूशंस को रिटेन करके डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ अडॉप्ट कर लिया गया और इसीलिए ब्रिटिश रूल की लेगेसी को एक मिक्स्ड लेगेसी माना जाता है। कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ब्रिटिश रूल की इंडिया को दी हुई सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल विरासत या कह लिए पॉलिटिकल लेगेसी है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इस सिस्टम में ब्रिटेन से ये फीचर्स इनहेरिट किए गए, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ये फीचर्स हमने इंडियन पार्लियामेंट में अडॉप्ट किए। दीज आर द फीचर्स विच वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन पार्लियामेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर काम करते हैं और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब इसमें एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा, और इंडिया के केस में इसे राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑपोजिशन पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं और इसमें क्वेश्चन आर भी है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेरी इम्पैक्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इंडियन लीडर्स ब्रिटिश पीरियड में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में काम कर चुके थे और इसीलिए उन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। एंड दिस इज द वेरी रीजन कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। देन ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम नहीं था। अलग अलग रीजन्स, किंगडम्स और कम्युनिटीज के अपने अपने लॉज और कस्टम्स होते थे। कई बार जस्टिस रूलर की मर्जी लोकल ट्रेडिशंस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग दिया जाता था और इसी वजह से कानून हर जगह एक जैसा नहीं था। और फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या रूलर खुद हो, सबको एक ही कानून फॉलो करना होगा। और इस सिद्धांत ने, इस प्रिंसिपल ने आर्बिट्रेरी रूल यानी शासक की मनमानी को लिमिट करने की कोशिश करी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ब्रिटिश लीगल सिस्टम ने ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि हर व्यक्ति कोर्ट के सामने इक्वल है, कोर्ट के सामने समान है। कानून की नज़र में सबको एक जैसा ट्रीट करना जाना चाहिए। और यही प्रिंसिपल बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का फाउंडेशन बना। Then their second contribution was uniform legal procedures. ब्रिटिशर्स ने लीगल प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज किया। पहले अलग अलग एरियाज में अलग मेथड से केसेस डिसाइड होते थे। ब्रिटिश पीरियड में इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन, ट्रायल और पनिशमेंट के लिए फिक्स्ड प्रोसीजर्स बनाए गए और इससे लीगल सिस्टम ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड बन गया। थर्ड इज कोर्ट्स थ्रू जस्टिस। ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न कोर्ट सिस्टम को भी एस्टैब्लिश किया और जजेस, लॉयर्स और फॉर्मल कोर्ट्स के थ्रू डिस्प्यूट्स सेटल होने लगे। लोग डायरेक्टली रूलर के पास जस्टिस मांगने के बजाय कोर्ट्स का सहारा लेने लगे और ये जुडिशियल सिस्टम आज भी इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क का फाउंडेशन है। फोर्थ इज लिमिटिंग आर्बिट्रेरी पावर। तो रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट की पावर्स को लीगल बाउंड्रीज में रखना, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थ्योरेटिकली लॉज के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाउंड थे और इससे गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई। ब्रिटिशर्स ने कई इंपॉर्टेंट लॉज बनाए जो आज भी इंडियन लीगल सिस्टम की बैकबोन माने जाते हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड 1860,
इससे क्रिमिनल ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स डिफाइन की गई। मर्डर, थेफ्ट, चीटिंग, असॉल्ट जैसे क्राइम्स के लिए यूनिफॉर्म प्रोविजंस बनाए गए। देन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो इस एक्ट ने डिसाइड किया कि कोर्ट में किस तरह का एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा और एविडेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, तो सिविल डिस्प्यूट्स जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और फैमिली मैटर्स को हैंडल करने के लिए प्रोसीजरल रूल्स प्रोवाइड किए गए। और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि रूल ऑफ लॉ के इंट्रोडक्शन से पहली बार इंडिया में एक रिलेटिवली यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क डेवलप हुआ। अलग अलग रीजन्स को एक कॉमन लीगल सिस्टम के अंडर लाया गया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस डिलीवरी दोनों में कंसिस्टेंसी आई और इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी इस लेगेसी को कंटिन्यू रखा। आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी और लीगल सिस्टम लार्जली इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट लॉ इज सुप्रीम, नॉट द विल ऑफ एनी इंडिविजुअल। थर्ड फीचर फ्रॉम ब्रिटिश लेगेसी इज मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस डेवलप करी और इसके फीचर्स रहे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हायरार्कल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और इंडियन सिविल सर्विस को ब्रिटिश इंडिया का स्टील फ्रेम कहा जाता था और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट लेगेसी, तो आज की आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लार्जली इसी मॉडल से इवॉल्व हुई है। तो गवर्नमेंट बदल सकती है, मिनिस्टर्स बदल सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस को कंटिन्यूसली चलाती रहती है। चौथी ब्रिटिशर्स की विरासत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज भी इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट है और ये स्ट्रक्चर ब्रिटिश पीरियड में ही डेवलप हुआ था। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पावरफुल ऑफिसर माना जाता है। वो रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करता है। नाउ इंडिया के फेडरल सिस्टम की रूट्स भी ब्रिटिश पीरियड में मिलती है। सो एज वी नो के फेडरल सिस्टम में नेशन को स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंसेस को कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स दिए। साथ में डायरकी सिस्टम मतलब डबल गवर्नमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। फेडरल फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया। सेंटर और प्रोविंसेस के बीच पावर्स डिवाइड करने की कोशिश हुई। और अब विरासत की बात करें कि व्हाट इज द लेगेसी दैट हैज बीन कंटिन्यूड फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है और इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। देन ब्रिटिश पीरियड में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश भी हुई थी और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। 1882 में उन्होंने लोकल बॉडीज को प्रमोट किया और इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड लोकल बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। और इंडिपेंडेंट इंडिया में ये इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होकर बने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। एंड आज ग्रास रूट डेमोक्रेसी का बेस यही इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस और इलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस करे। उनके इलेक्टोरल सिस्टम में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन हुआ, लिमिटिंग वोटिंग राइट्स थे, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और साथ में इलेक्शन प्रोसीजर्स भी थे। और आज की अगर हम बात करें तो इंडिया ने ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम के कई फीचर्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड इलेक्शंस, इलेक्टोरल रोल्स, सीक्रेट बैलेट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और यही इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंडियंस को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग देने लगे। फिर ब्रिटिश रूल ने मॉडर्न जुडिशरी की भी फाउंडेशन रखी एंड डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स लाइक सुप्रीम कोर्ट्स एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स, हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। और आज भी इंडियन जुडिशियल हायरार्की लार्जली इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं और फिर हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। साथ में न्यायतंत्र को, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से रिलेटिवली इंडिपेंडेंस मिलने लगी और ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन गया। देन इंडिया का मॉडर्न पुलिस सिस्टम भी ब्रिटिश पीरियड की देन है। सो ब्रिटिश काल में पुलिस एक्ट 1861 के थ्रू एक ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स एस्टैब्लिश की गई और आज भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन लार्जली इसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड है।
जैसे पुलिस स्टेशंस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्ट्रक्चर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये सारे जो फीचर्स हैं वो ब्रिटिश रूल से लिए गए हैं। हालांकि ब्रिटिश पुलिस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस नहीं था, उसका मेन पर्पस था कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करना, डिसेंट मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे जो भी एक्शंस हैं उन्हें सप्रेस करना, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इसी वजह से आज भी पुलिस रिफॉर्म्स की डिमांड होती रहती है। देन वन अनदर लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इज कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। सो ब्रिटिश रूल से पहले अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लीगल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थे, और ब्रिटिशर्स ने लॉज को सिस्टमैटिकली कोडिफाई किया। सो कोडिफिकेशन का मतलब होता है कि कानून को क्लियरली रिटन फॉर्म में लाया गया, और इससे यूनिफॉर्मिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, लीगल सर्टेनिटी एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बना, और पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। देन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो ब्रिटिशर्स ने रिक्रूटमेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और इसके फीचर्स रहे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस एंड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आज यूपीएससी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सिविल सर्वेंट्स को टैलेंट और मेरिट के बेसिस पर रिक्रूट किया जाता है, और इसी सिस्टम ने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को कम करने में मदद करी। देन कम्स पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड नेशनलिज्म, तो ये ब्रिटिश रूल की सबसे इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक लेगेसी है। एज वी ऑल नो कि ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उनके ही इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन नेशनलिज्म को जन्म दिया, और इनके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे वेस्टर्न एजुकेशन, लाइक इंडियंस ने लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के आइडियाज सीखे। न्यूज़पेपर्स ने पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई, और रेलवेज ने अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया। इससे ये हुआ कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगे, लोग पॉलिटिकल इश्यूज पर ऑर्गेनाइज होने लगे, और इन्हीं सब के रिजल्ट में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, और आगे चलकर यही नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का सेंटर बन गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल की कुछ पॉजिटिव लेगेसीज भी थी। सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, तो इसने हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दिया। एडमिनिस्ट्रेशन में इसने हमें मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। और कानून की बात करें तो इसने हमें रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड कोडिफाइड लॉज दिए। इससे नेशनल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया बनी, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई, और साथ में राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिला। देन ब्रिटिश लेगेसी के, ब्रिटिश विरासत के कुछ सीरियस नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। तो पहला है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो सेंटर पर लिए जाते थे बाय द गवर्नर जनरल और बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और आज भी सेंटर स्टेट रिलेशंस में इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। सेकेंड इज ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रोसीजरल और पेपर वर्क हैवी बन गया। साथ में आज भी रेड टेपिज्म इंडियन ब्यूरोक्रेसी की क्रिटिसिज्म का मेजर रीजन है। थर्ड इज कॉलोनियल पुलिसिंग माइंडसेट, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन के बजाय कंट्रोल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन बनी रही। फोर्थ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो ब्रिटिशर्स ने कम्युनल डिविजन्स को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर पड़ा। फिफ्थ इज अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस सिटीजन सर्विस के बजाय कंट्रोल और रेगुलेशन पर था। एंड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट फेटल इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन भी किया, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और यहाँ के लोग और गरीब हो गए। सो ब्रिटिश रूल की लेगेसी ना पूरी तरह से पॉजिटिव थी, ना पूरी तरह से नेगेटिव। एक तरफ ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल सिस्टम जैसे इंस्टीट्यूशंस दिए। दूसरी तरफ उन्होंने सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, रेड टेपिज्म, कॉलोनियल पुलिसिंग और डिवाइड एंड रूल जैसे प्रॉब्लम्स भी छोड़ दी। इंडिपेंडेंट इंडिया ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, और इसीलिए आज का इंडियन स्टेट एक तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशंस और इंडियन डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस का कॉम्बिनेशन है।